तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जो हर उस भावना से जुड़ता है जो आत्मा पर प्रहार जब होता है और उसके बाद किस तरह का रिएक्शन दिया जाता है, उससे जुड़ा हुआ यह ऑपरेशन है। एक बड़ा सबक पाकिस्तान को इस बार मिला है। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, 90 आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन यह तो सिर्फ आगाज है, अंजाम का इंतजार पाकिस्तान सोचकर भी डर रहा है कि अंजाम क्या होने वाला है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। कैबिनेट बैठक के बाद एक और अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति है। बेहद खास बैठक ये कही जा रही है। पहले आपने देखा कि सीसीएस की मीटिंग होती है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों की एक बेहद खास बैठक हो रही है। इस बैठक के भी अपने आप में बहुत खास मायने होते हैं। सीधे मैं सहयोगी सौरभ जी के पास चलना चाहती हूँ। सौरभ, ये बहुत बड़ी मीटिंग, क्योंकि सीसीएस की मीटिंग और उसके बाद अलग से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की ये बैठक, क्या मायने निकाले जाए? जी देखिए, जब भी मैंने प्रधानमंत्री को देखा है कि अगर बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आते थे तो एक बार अमित शाह के साथ बैठक खत्म होने से पहले, बैठक शुरू होने से पहले मिलते थे अमित शाह से। लेकिन अब देखिए, अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह के साथ, राजनाथ सिंह वरिष्ठ मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं उनके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसी तरह से राजनाथ सिंह ने इस बार मोर्चा संभाला था, रक्षा मंत्री हैं, और एक एक पल की जानकारी। और जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, खासतौर से तीनों सेना के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की जिस तरह से मुलाकात हुई, तो प्रधानमंत्री ने तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत की थी। और देखिए, ये जो बैठक हो रही है काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि देखिए भारत चुप बैठने वाला नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारतीय सेना उसके लिए जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे भारतीय क्या रणनीति होगी, और इसी कड़ी में हमने बताया आपके दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने अपनी 3 देशों का जो यूरोप का दौरा था उसको भी रद्द कर दिया है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद खास और अहम मीटिंग है ये। और जब बैठकों का दौर शुरू होता है और उसके बाद की जो तस्वीर आती है वो अपने आप में बहुत रोचक होती है। अब इस बैठक के बाद भी क्या होगा, अब पाकिस्तान यही सोच रहा होगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में क्या हलचल है, संगीता इस पर हमें कोई फ्रेश अपडेट देने वाली है। संगीता, क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, जो अपडेट आ रही है उसमें यह देखा जा रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो आई है सामने, जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो है, जो कि पाकिस्तान सेना के जनरल है, वो अस्पताल गए हुए हैं। अस्पताल जाकर घायल जैश के आतंकवादी से मिल रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो के अंत में यह भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं। तो देखिए, अब सवाल यह उठ जाता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर करेगी, क्योंकि देखिए सुबह से जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, अटैक कर दिया है, उसके बाद से जो है कई ऐसी मीडिया है जो कि यह भी खबरें चला रही है कि भारतीयों के भी जो जेट है, जो फाइटर जेट है, उस पर हमला हुआ है, उसे मारा गया है। तो क्या इस तरह की जो खबरें हैं, जो इस तरह की तस्वीरें हैं, क्या इसे भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर करेगी? ये एक देखिए सवाल उठकर खड़ा होता है। बिल्कुल, बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है। मेजर साहब, आपके पास आ रही हूँ। अनुज जी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास होगी। देखिए, हर बैठक के बाद एक बड़ा जो फैसला होता है वो सामने आता है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि पहली ही सीसीएस मीटिंग में जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को रोक दिया गया, जितने भी स्टेप्स उठाए गए, जो मेजर स्टेप्स थे, वो एक शुरुआत भर थी। और उसके बाद से फिर साइकोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक भी उसे बोला जाएगा, क्योंकि हम इधर बैठक करते थे, उधर पाकिस्तान में इतनी हलचल की गीदड़ भभकियों का दौर शुरू हो जाता था। हम इधर बैठक करने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करते थे, उधर से फिर से वो न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देना शुरू कर देता था। लेकिन हम निश्चिंत थे। और आज जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की बेफिक्री, ये भी एक मैसेज है। ये बेफिक्री बहुत ज्यादा डर पैदा करने वाली है पाकिस्तान के आतंकियों के लिए और पाकिस्तानी फौज के लिए खासतौर से। मानते हैं आप? मैं आपके प्रश्न पे बाद में आऊंगा, पहले मैं संगीता ने जो बताया उसको मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये जो फोटोग्राफ्स वहां से आ रहे हैं, ये जो असीम मुनीर साहब जो हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में जो है वो असीम मुनीर हैं। तो ये जब जा करके जैश ए मोहम्मद के लोगों से मिल रहे हैं और वहां पर जैश ए मोहम्मद के नारे लग रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पास ये खबरें, ये पिक्चरें जाएंगी। और वो इनको पता नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। 9 मई को इनके देश में IMF की जो मीटिंग शेड्यूल्ड है
और उस मीटिंग में वो मेरे को लगता है कि इस प्रकार की हरकतें, परमाणु धमकियां देना, इस पर लड़ाई की धमकियां देना, ये तमाम उनके खिलाफ जाने वाला है और शायद उन्हें वो अपने आप को ग्रे अथवा ब्लैक लिस्ट में पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो बेफिक्री होती है लीडर की, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जब आपके पास दबाव होना चाहिए कि आपका देश युद्ध के लिए तैयार जिस समय होना चाहिए, उस समय इतनी बेफिक्री उसके पहले भी और उसके बाद भी। पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये चीज चल रही थी, जब डिप्लोमेटिक असॉल्ट चल रहे थे, जब जो हमारा कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी हम धीरे धीरे कर रहे थे, उस समय भी प्रधानमंत्री बिहार में जाके राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं। आपका देश खेल खेल रहा है, आईपीएल चल रहा है, कोई कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पैनिक या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था जिस प्रकार का रिएक्शन पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान से हमने सिर्फ कोर्सिव डिप्लोमेसी करी, ग्रेजुएटेड रिस्पांस दिया, ट्रेड बंद किया और पोर्ट्स बंद किए, और उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने अपने सारे रेलवे स्टेशन आर्मी को सौंप दिए, कई सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, सी पोर्ट्स बंद कर दिए, कई डिविजनों का उन्होंने मोबिलाइजेशन कर लिया और कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार चलती चलेगी। कहने का अर्थ यह है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले 14 दिन में खर्च कर दिए। जो कि एक सवाल इसमें जोड़ना चाहती हूं। एक सवाल मैं आप ही से कर रही हूँ, आप ही की बात से ही निकलता है सवाल। आपने कहा कि आपने एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, एक मल्टी प्रोंग एक्शंस जिसे आप लोगों की भाषा में कहते हैं वो ले लिया गया है। पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी वॉर को ही अपना बेस बनाता रहा, ये हमने सबने देखा। लेकिन यहाँ पर एक बात, जैसे आपने कहा कि एफएटीएफ में अब कोई बचा नहीं सकता ग्रे लिस्ट में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हमने उरी का बदला लिया, जब हमने पुलवामा का बदला लिया, उसके बाद भी कुछ ऐसी तस्वीरें आती रही लगातार। इनफैक्ट अगर इन्हीं 15 दिनों में आप देख ले तो हाफिज सईद की मौजूदगी वहां के लीडर्स के साथ नजर आई। ये तस्वीरें भी इंडियन मीडिया ने भी दिखाई, इवन दो कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा खूब हुई थी और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में एकदम क्लियर है कि जो वैश्विक मंच है और खास तौर से एफएटीएफ का, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो क्या इन तस्वीरों के बाद वाकई वहां पर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के लिए अब जगह बन गई है, फिक्स हो गई है, या अभी भी कोई उसके लिए एक है नैरो रोड कहते हैं ना, चाइना भी अभी खोल देता था, लेकिन इस बार चाइना ने भी कुछ जी यस लावड़ी, मैं वही कह रहा था आपको। देखिए क्या होता है कि जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उनका मित्र था, उसने उस तक ने किनारा किया है। उसने भी कहा है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद से किनारा करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए वो जो पहलगाम का अटैक है वो ही काफी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो लोग क्या इसका लेंगे कॉग्निजेंस और किस प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान आज ऐसी परिस्थिति में है कि या तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर कुछ करना है तो उसको ये जो बेल आउट है 7 अरब डॉलर 7 बिलियन और 1.3 बिलियन, ये बेल आउट उसको लेना पड़ेगा, और इस बेल आउट को फिर पर फोर्स उसको अपने आतंक के धंधे में और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, मिलिट्री के हार्डवेयर खरीदने में लगाना पड़ेगा, जो कि कहीं भी आईएमएफ को इनको मंजूर नहीं होगा। मेरा ये देखिए लामनी मानना ये है कि पाकिस्तान की परिस्थिति बहुत खराब है। वो इकोनॉमिकली बिल्कुल डिजास्टरस स्टेज लेवल पे आए हुए हैं। उनको उनकी मिलिट्री जो है उसमें डिसएंचेंटमेंट मिलिट्री में है, डिसएंचेंटमेंट, और उसके अलावा पूरी उनकी आर्मी दोनों फ्रंट्स पे बुरी तरह से बटी हुई है। आधी आर्मी यहां पर है, आधी आर्मी वहां पर है। वहां से हटाएंगे तो बलोचिस्तान खा जाएगा उनको, और यहां से हटाएंगे तो फिर उनको पता ही नहीं है, पता है कौन है। तो मेरा ये कहना है, देखिए कि क्या होता है जब आप अपना सारा काम सिर्फ आतंकवाद को, उसकी वजह ये क्योंकि वो इस बात को जानते हैं लावनी जी कि कन्वेंशनल वॉर में वो भारत से जीत नहीं सकते। 4 बार प्रयास किया, 4 बार हारे। तो अब उनका जो तरीका था, जब भुट्टो ने कहा था कि 1000 ईयर वॉर, और जब जियाउल हक ने कहा कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये तमाम जो चीजें हैं, ये किसी देश की पॉलिसी अगर है तो ये बाकायदा आतंकवादी पॉलिसी है। किसी दूसरे देश को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये आतंकवाद की पॉलिसी है, और मुझे ये लगता है कि इसका भी कॉग्निजेंस कहीं ना कहीं लिया जाना चाहिए। तो अब जब उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, अब पुनः ऐसी परिस्थिति बन गई है लावनी
कि एक कन्वेंशनल वॉर कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में नजर आ रही है, और उस कन्वेंशनल वॉर से पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकता। मैं इसको रिपीट करूंगा, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कल ही हम जापान से आगे निकल करके चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार की जो शक्ति है, और प्रधानमंत्री का जो एक बेफिक्री वाला एड्रेस हुआ इंग्लिश में, जो कि पूरी दुनिया में को सुनाने के लिए था, वो जो है एड्रेस कहां से आया, वो बेफिक्री कहां से आई? वो बेफिक्री इसी चीज से आई है कि उनको अपनी अर्थव्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है, उनको अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है, और उनको अपने काम करने के तरीके पर पूरा भरोसा है। तो ये क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। और जब हम इंटरनेशनली पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, और खास तौर से कृष्णकांत जी हमारे यहाँ कहते हैं, और मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती रहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। लेकिन अब जिस तरीके से आज जो तस्वीर सामने आई है, वहां ये कहना होगा कि जब हम इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो हम एक और परसेप्शन भी सामने रख देते हैं। परसेप्शन हमारा तो क्लियर है कि हम छेड़ने पर छोड़ते नहीं है, लेकिन एक बात, जैसा कि अभी मेजर जनरल सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, FATF की बात उन्होंने कही, और चाइना, इस बार चाइना के पास भी कोई स्कोप नहीं है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हाइड आउट कर सके। लेकिन जो स्टेटमेंट अभी आप चाइना के एक के बाद एक स्टेटमेंट देखिए। मुझे याद है कि जब 22 तारीख को ये हमला हुआ, 23 तारीख को 22 की रात से ही दुनिया भर के देशों से लगातार जो रिस्पॉन्ड थे वो आने लगे थे। 20 देशों के राजनयिकों को भी हमने ब्रीफ कर दिया था इन तमाम चीजों को लेकर। चाइना ने उस वक्त सीधे तौर पर इस घटना की निंदा की थी, लेकिन बीच में जिस तरह से चाइना का रुख रहा, कृष्णकांत जी मेरा सवाल आपसे है कि बीच में चाइना का रुख जिस तरीके से रहा, चाइना ने कहा कि भाई साउथ एशिया में हमें शांति चाहिए, इसलिए पाकिस्तान का समर्थन जरूरी है, साउथ एशिया में इसलिए हमें शांति चाहिए, इसीलिए दोनों देशों को संयम रखना चाहिए। लेकिन आज की जब तस्वीर सामने आ गई है कि संयम किस विषय में, आतंक और आतंकियों को ध्वस्त करने के नाम पर तो संयम नहीं रखा जा सकता, ये तो दुनिया के लिए खतरनाक है। क्या अब भी चाइना के सुर वही रहेंगे, या चाइना की कुछ बदली हुई भाषा? ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, आपने अगर नजर दौड़ाई हो तो? लावनी जी, बहुत ही बेहतर सवाल आप लगातार करती आ रही हैं। और जहाँ तक हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो चीन बिल्कुल एक वाकई की स्थिति में है कि क्या हम वक्तव्य दें। और आपने देखा कि चीन का कोई भी बड़ा आदमी, यानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री लेवल का कोई व्यक्ति पाकिस्तान को किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी। हाँ, उनके जो एक राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ज़रूर ये बात कही कि दक्षिण एशिया में अगर कुछ उथल पुथल होता है तो एक तरह से बैलेंस करने के लिए चीन उनका समर्थन करेगा। और एक जो स्ट्रॉन्ग जो एक मैसेज आना चाहिए था चीन से, वो नहीं आया है। आप ये भी जानती हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जब भी कोई पाकिस्तान का मामला पहुंचता है तो चीन बिल्कुल मुखर होकर उस पर बोलता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि वो मुखरता बिल्कुल नहीं दिखी यूनाइटेड नेशंस में, और मुंह की खानी पड़ी। अब आते हैं कि बदलते परिदृश्य में क्या होने वाला है। आपको पता है कि जब यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है, तो आपने देखा कि एक तरह से ब्लॉक बनाया गया था जिसमें कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया। तो निश्चित रूप से रूस चूंकि भारत का पार्टनर रहा है, हितैषी रहा है, हर मोर्चे पर साथ देता रहा है। जब और इस बार भी फोन पर बाकायदा बात हुई थी, प्रधानमंत्री और पुतिन साहब की बात फोन पर बाकायदा हुई थी, और साफ तौर पर कहा गया था कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल कहा, ये कल ही ये बात आई है। और बल्कि ये दूसरी बार बात हुई, फोन पे बात हुई, तो रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा कि इस मसले में हम भारत के साथ हैं, और अगर आतंकवाद कोई प्रायोजित काम होता है तो भारत को पूरा हक है कि उसके विरुद्ध जाके कार्रवाई करी। और दूसरा पार्टनर, जबकि आपको याद होगा जब परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था, भारत दुनिया से अलग हो गया था, वैसे मौके पर भी इजराइल ने हमारा साथ दिया था। और इजराइल का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरह के जो प्रायोजित आतंकवाद है उसको बढ़ चढ़ के उसको खत्म कर देना चाहिए। और भारत को पूरा हक है, और भारत ने ऐसा करा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के सामने में आजकल बहुत ही संभावनाएं खुली हुई है। वर्ल्ड ओवर में आपने यूरोपियन कंट्री को देखा कि जब उनको पता चला कि भारत अटैक करने वालों को सूचना थी इस बात की, तो उन्होंने एयर स्ट्रिप जो है पाकिस्तान का उसको लेने से मना कर दिया। भारत ने भी बाद में मना किया है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाता है कि भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है, भारत एक उभरती हुई शक्ति है।
भारत के पास प्रॉवेस है, भारत वो ताकत बन के आया है कि दुनिया को वो एक सही दिशा में ले जाए। भारत की मांग हर जगह हो रही है, कोई भी मसला हो दुनिया में आ रहा है, भारत को पहले याद किया जाता है। आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन वार 2 साल से अधिक चल गया, जो कि 2-3 दिनों की बात थी, उस समय भी भारत को याद किया गया। और भारतीय प्रधानमंत्री जब मॉस्को गए, यूक्रेन गए, तो एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाना चाह रहे थे। तो भारत अब वो भारत नहीं है कि कोई आंख दिखा देगा, बात चुप बैठेगा। भारत उसी भाषा में जवाब देगा, बल्कि मैं कहना चाहूँगी उससे बढ़ के जवाब देगा। बिल्कुल, और कहते भी है ना कि ये सब कुछ डिपेंड करती है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधे तौर पर ब्रेकिंग फ्लैश करिए जल्दी से। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की सराहना की है। देखिए जिस लीडरशिप क्वालिटी की हम बात कर रहे थे, पीएम ने खास तौर से कैबिनेट ने पूरी जानकारी जब प्रधानमंत्री को दी, तो भारतीय सेना ने बिना चूक जो कार्रवाई की है उसके लिए प्रधानमंत्री ने सराहना की है। पूरा देश साथ है सेना के। पीएम मोदी ने कैबिनेट को ऑपरेशन की भारतीय सेना की प्रधानमंत्री ने सराहना की है। कैबिनेट मीटिंग में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई और इसके बाद भारतीय सेना जो खास तौर पर अपनी कार्रवाई के लिए, अचूक कार्रवाई के लिए अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है, प्रसिद्ध हो चुकी है, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आइए सीधे जरा जल्दी से मेजर जनरल अनुज जी के पास चलती हूँ। अनुज जी देखिए, हम लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से तारीफ की और बेफिक्री की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कहा कि जिस तरीके से हमने बहुत ही वेल मैनेज्ड और एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये अभी हम इसको अंजाम वर्ड कह दें या फिर अभी हम ये कह सकते हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू गेट बैक पीओके? अभी हम इसका इंतजार करें, इस खुशखबरी के लिए भी थोड़ा इंतजार करें, अंजाम हम क्या उसी ही मान के चले, आगाज हम इसे मान लेते हैं? मेरा ये मानना है फिलहाल हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि किस प्रकार से आतंकवाद के परपेट्रेटर का और आतंकवाद के एनेबलर्स का, आतंकवाद को पालने वालों का सफाया करना है। और उस सफाया करने के बीच में अगर पीओजे के आ जाता है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा। मेरा बड़ी बात आपने कही है कि उस सफाई के दौरान अगर आ जाता है, क्योंकि सफाई वहीं से ही शुरू हुई है। अगर देखें तो सफाई वहीं से शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से शुरू हुई है। और आप देखेंगे कि वहां की जो आवाम है वो पाकिस्तान के सेना के खिलाफ है, सिवाय पंजाब के हर जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो पाकिस्तान के सेना के खिलाफ है। क्या आपको पता है कि लगभग 75% आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पंजाबियों से बनी हुई है। वो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है वो पंजाब से शुरू होकर पंजाब पे खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, पीओजेके में, सिंध में, बलोचिस्तान में। ये बहुत ज्यादा उनको ये पिछले जब से वो आजाद हुए हैं तब से जिस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से इसको डोमिनेट करने की कोशिश करी है, वही वजह रही कि बांग्लादेश अलग हुआ और वही वजह रहेगी कि आने वाले समय में कुछ और चीजें अलग होती भी आपको नजर आएंगी। ये बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान की आर्मी का क्या है कि जब आपकी आर्मी अपने प्रोफेशन के अलावा बाकी चीजों में लिप्त हो, आज पाकिस्तान की आर्मी उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर रखती है, उनके ब्यूरोक्रेटिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस रखती है, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेरेंस रखती है। पूरा कॉमर्स, पूरा बिजनेस पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। साबुन से लेकर के हवाई जहाज तक वो बना रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो आर्मी जिसकी ये होती है, जो वो बेसिक कॉज जो उनका फाइटिंग के लिए होता है वो कहीं ना कहीं फोकस से दूर हो जाता है। और यही वजह है कि उनकी आर्मी जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, और वही नॉन प्रोफेशनल होने की वजह से ही हम सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आर्मी प्रोफेशनल नहीं है। और देखिए जिस तरीके से जनरल, अब तो मैं बार बार कहती हूँ जनरल मुनीर तो बोलना ही नहीं चाहिए, मुल्ला मुनीर, जिसके डीएनए में ही इस तरीके की सोच हो, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं प्रोफेशनलिज्म की। अब सौरभ हाथ उठा रहे हैं, उनके पास शायद कोई बड़ी खबर आई है। सौरभ बताइए जल्दी से। जी देखिए, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जो बैठक हुई है, तभी बैठक के सामने निकल के बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री जो उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं राजनाथ सिंह, उनको कहा है कि आप बॉर्डर पर जाइए और हालातों की समीक्षा कीजिए। यानी उनको निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर का दौरा करें और खासतौर से जो बॉर्डर इलाका है यहाँ पर जाए और वहाँ की स्थिति का
जायजा लेना होगी। और इस तरह से कैबिनेट की मीटिंग में आपने जिक्र किया कि पूरा कैबिनेट ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, और जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था वो प्रधानमंत्री ने ही उसका नाम दिया था। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इसे कहा जाएगा। देखिए, इसी को कहते हैं कि तैयारियां कितनी जोरों पर है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपको याद होगा कि जब पहलगाम की इस्लामिक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी का दौरा रद्द करते हैं, वो गृह मंत्री के संपर्क में रहते हैं। गृह मंत्री तुरंत, मतलब पहली बार यह देखा गया कि उस पॉइंट पर गृह मंत्री तुरंत अगर पहुंच जाते हैं विद इन 24 आवर्स, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और अब जैसा कि अभी सौरभ ने जो खबर हमें ब्रेक कराई है कि रक्षा मंत्री को यह कहा गया कि आप एलओसी पर जाइए, आप उस जगह पर जाइए जहां से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि कितना कन्फाइंड है, मतलब हमारी सारी चीजों में एक कंपैटिबिलिटी, एक यूनानिमस वॉइस, ये सब चीज नजर आ रहा है। और वही बात जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के फौज में या वहां की सरकार और आईएसआई और उनके स्टेट एक्टर्स, कहीं से भी कोई, सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। बस एक राग है, सेना और वहां के आतंकियों की साठगांठ, किसी तरह से मार्शल लॉ आ जाए। अपनी पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में किसी को भी अपना कोई राग चुनने की छूट नहीं है। उनका वो राग वही होता है जो आईएसपीआर कह देता है, उनका राग वही होता है जो आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मौलाना असीम मुनीर कह देते हैं। देखिए, मौलाना असीम मुनीर जो है, उनका जो बैकग्राउंड हम चेक कर सकते हैं, वो एक मदरसा ग्रोन चाइल्ड है, और उनका रिलीजियसली माइंड। देखिए, जब आर्मी रेडिकलाइज हो जाती है, जब आर्म्ड फोर्सेस रेडिकलाइज हो जाती हैं, तो वो अपना टास्क कभी भी नहीं कर सकती। ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि आज की परिस्थिति में पाकिस्तान की आर्मी बहुत एक्सट्रीमली रेडिकलाइज्ड आर्मी है, और वो धर्म के आधार पर काम करते हैं। और कुछ दिन पहले दिया गया असीम मुनीर का जो भाषण था, वो उसी को दर्शाता था, और उसी की वजह से ये जो अटैक हुआ था, और जो उन्होंने यहाँ पर धर्म के आधार पे लोगों का नरसंहार किया, वो वही वजह थी। उसका मैं बताता हूं उनके उद्देश्य क्या रहे थे, कि वो चाहते थे कि वो किसी ना किसी प्रकार से, देखिए, ये जब उनका जो फैजुल्ला क्या नाम है उसका, कसूरी साहब जो हैं, उन्होंने कहा था, वो कसूरी साहब जो रेजिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ, उसके सर्वे सर्वा हैं, और वो पाकिस्तान में है, और वो लश्कर तैयबा का एक अंग है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 5 दिन पहले कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर। मतलब उनको आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको घबराहट हो रही थी कश्मीर में, जिस प्रकार से शांति आ रही थी कश्मीर में, जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही थी कश्मीर में, जिस प्रकार से लोग लगातार भारत के तिरंगे झंडे ले लेकर के निकल के बाहर आ रहे थे, वो उनको नहीं पच रहा था। इसलिए उन्होंने ये प्रहार किया, और ये प्रहार धर्म के आधार पर किया, और ये प्रहार टूरिस्ट पे किया, ताकि आपका इकोनॉमिक्स अफेक्ट हो जाए, आपके देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की भाषा निकल करके बाहर आए। आपको मैं इस बात में, वो जो लेडी है, उस नेवल ऑफिसर की वाइफ, उसका स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट करवा के आपके चैनल पे बताता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड गया है शादी के 4 दिन बाद, लेकिन मैं चाहती हूं कि भारतवर्ष में कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ कोई हरकत ना हो, और उनकी बात मानी गई। तो ये जो उनका उद्देश्य था कि वो भारतवर्ष को हिंदू मुसलमान के बेसिस पर डिवाइड करें, वो नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर है कि जिन आतंकियों को खत्म करने का हमने प्रण लिया था, वो शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, देश भर में उत्सव का माहौल है। पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अलख जगी हुई है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये है खुशी। पुणे में लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, खुशियां, आतिशबाजी तक हुई है। अब आतिशबाजी को भी लोग ये नहीं समझ रहे, कश्मीर में भी अब जब ये बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद जब वहां पे लोगों ने आतिशबाजी की, तब भी पाकिस्तान डर गया था। पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का माहौल चारों तरफ। जरा फुल फ्लैश ये तस्वीरें दिखाइए। तो ये पुणे की तस्वीरें, वहां देखिए, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये हम हैं, हम यानी वो भारतीय जब एक होते हैं, जब सेना का मनोबल बनते हैं, जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ एक सुर में भारत माता की जय बोलते हैं, तो वही होता है दुश्मन के साथ जो आज पाकिस्तान के आतंकियों के साथ हुआ है।
जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए इन्हीं तस्वीरों अच्छा ये देखिए ये भी तस्वीर है, पाकिस्तान के झंडे भी जलाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पूरे देश में आज बस यही नारा गूंज रहा है। जल्दी से मैं संगीता के पास बहुत जल्दी से चलना चाहती हूँ संगीता, क्योंकि मॉक ड्रिल का समय भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, 1 बज चुका है और ये कहा गया था कि मॉक ड्रिल के पहले जो सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ मॉक ड्रिल है उससे पहले भी एक मीटिंग होगी। क्या तैयारियां अभी ग्राउंड पर आप देख पा रही हैं संगीता? देखिए मॉक ड्रिल को लेकर जो है लगातार जो है तैयारियां की जा रही है और इन तैयारियों को लेकर जो है राज्य भर में पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और मॉक ड्रिल को लेकर जो है यह भी आदेश दिया गया है कि जो जिस राज्य के जो एमएलए या फिर विधायक हैं, जो भी एमपीज हैं, वो भी इसमें मौजूद रहे और जितने भी एनसीसी कैडेट्स हो गए या फिर जो पुलिस प्रशासन के लोग तो रहेंगे ही, लेकिन एनसीसी कैडेट्स और साथ ही एमपी और जो एमएलए वगैरह है उन्हें भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और इस दौरान जो है लगातार जो है देखिए पूरे राज्य भर में जगह जगह जो है इसकी तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी गई और कुछ ही पल में हम देखेंगे, कुछ ही देर बाद मॉक ड्रिल की भी जो तस्वीरें जो है वो हम देख पाएंगे और इससे जो है पूरे बहुत जल्दी से ठीक है, बहुत जल्दी से अनुज जी इस पर एक शॉर्ट कमेंट। अच्छा एक ब्रेकिंग और संगीता बताना चाह रही हूँ, जल्दी से संगीता कंप्लीट कीजिए, ब्रेक लेना है मुझे। इस तरह से पूर्व आर्मी के जो चीफ जो है मनोज नरवणे, उन्होंने एक ट्विटर में एक पोस्ट किया है जिसमें यह कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मेजर जनरल अनुज बाथुर जी, पिक्चर अभी बाकी है। एक शॉर्ट कमेंट जल्दी से आपका मॉक ड्रिल के पहले ही। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात आप मान लें लावनी कि जब तक हम आतंक के तमाम अड्डों को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक आप ये देखिएगा कि ये पिक्चर चलती रहेगी, ये पिक्चर चलती रहेगी और द एंड क्या होगा इंतजार हमें इसका रहेगा।